हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एग्जाम रोज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम क्या पढ़े थे? आइंस्टाइन मॉडल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसमें हमने क्या देखा था? आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि जो रेडिएशन होता है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की वजह से नहीं होता, बट कि क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। वो कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट होता है, इन पैकेट्स के फॉर्म में होता है। पैकेट्स के फॉर्म में होता है मतलब फोटोन्स के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू, ऐसा बताया था आइंस्टाइन ने। तो उस मॉडल के बाद अब ये मतलब बात आ गई कि क्या हमारा जो रेडिएशन होता है वो वेव नेचर होता है या फिर पार्टिकल नेचर होता है। तो उस आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर को समझना बहुत आसान हो गया, या ये समझ में आने लगा कि जो वेव है या फिर हमारा रेडिएशन है वो रेडिएशन पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो जैसा कि एनर्जी कितनी बताई थी? एच म्यू बताई थी फोटोन्स की। बट आइंस्टाइन ने एक और हमको रिलेशन दिया कि जो हमारा क्या होता है, ये पी जो होता है या मोमेंटम होता है, मोमेंटम फोटोन का कितना होता है? एच म्यू बाई सी। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है या बॉल है या कोई व्हीकल है जिसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जिसके पास मोमेंटम है, तो वो कोई अगर ऐसी चीज है जिसके पास मोमेंटम भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है या एनर्जी है, तो उसको हम क्या है, वो पार्टिकल की तरह है। तो इस चीज को देखते हुए एनर्जी और मोमेंटम, फोटोन के पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, एच म्यू बाई सी, तो इसको देखते हुए लोगों को लगा कि जो हमारा रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। तो इस तरीके से पार्टिकल नेचर को लोगों ने स्टडी किया। तो एच कॉम्पटन क्या है? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे के थ्रू इस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया, और वेव नेचर को हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि जैसे जो भी फिनोमेना थे हमारे, जैसे इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था या फिर पोलराइजेशन था, ये सब फिनोमेना हम वेव नेचर लेके पिछले चैप्टर में हम प्रूव किए थे। तो जैसा कि कुछ फिनोमेना में हम देख रहे हैं कि वेव नेचर सही है, कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर फेल हो गया था, बट पार्टिकल नेचर कंसीडर करके हमने वो इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस तरीके से कुछ फिनोमेना को सही एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर सही है, कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर सही है। तो इसका मतलब जो हमारा जो रेडिएशन होता है उसका डुअल नेचर होता है। तो हमको क्या है, अपने जैसे हमको जिस बात कर रहे हैं हम कि हमको किस यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, अगर हमको बहुत ज़्यादा फाइन में, जैसे इलेक्ट्रॉन है या कोई और पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम है, तो अगर उस चीज़ की बात कर रहे हैं या डिस्टेंस बहुत कम है, उस चीज़ में हमको दोनों चीज़ को, नेचर को कंसिडर करना चाहिए, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। बट हम जैसे कि कोई बॉल है, बॉल कंसिडर करें, कोई अगर बॉल है, तो अगर मैं बॉल का ये जो निकालना चाहता हूँ, बॉल का मैं अगर वेव नेचर या पार्टिकल नेचर स्टडी करना चाहता हूँ, तो ये डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, डी ब्रोगली, जिन्होंने क्या बोला कि जो नेचर में जो पार्टिकल्स हैं, मैटर वो भी क्या होता है, ना कि केवल रेडिएशन, बट जो हमारा मैटर है वो भी क्या करता है, डुअल नेचर शो करता है। जैसे कि रेडिएशन का डुअल नेचर तो प्रूव हो गया कि पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। बट उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, उन्होंने क्या ऐसा नहीं है कि केवल रेडिएशन ही डुअल नेचर शो करता है। हमारा जो सारा मैटर है या कोई भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो सभी क्या करते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं। बट उनकी स्पीड और मास इतना ज्यादा होता है कि उनका जो वेव नेचर है वो हमको ऑब्जर्व नहीं होता। तो उन्होंने बताया था, एक रिलेशन दिया था, ये लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। उन्होंने बोला था कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा, और उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, एच बाई पी। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और पी क्या है, मोमेंटम है। तो अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट को पी से डिवाइड करें मोमेंटम से, तो वो क्या करेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर वेवलेंथ ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल, वो पता चलेगा। तो इस तरीके से हम वेव नेचर को या फिर वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके को हमने क्या किया, इसको एक बॉल कंसीडर की जिसका मास कुछ है, बॉल का मास कंसीडर कर लिया हमने। बॉल का जैसे कि हम 0.12 kg कंसीडर कर सकते हैं, बहुत कम मास होता है। तो उसका वेलोसिटी, कुछ मोमेंटम मान लिया कि हम वो 10 की स्पीड से मूव कर रही है या 20 की स्पीड से मूव कर रही है मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से कंसीडर कर लिया। उसको कंसीडर करते हुए मास पी क्या होता है, एम वी होता है, एच बाई एम वी। तो मास और वेलोसिटी हम अगर कंसीडर कर लें किसी बॉल का, तो उसके बाद एच हम जानते हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो उसके बाद अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ, वेवलेंथ,
कि वेव, अगर जो बॉल है हमारी मूविंग बॉल, तो उसका वेव नेचर होगा, जैसा कि डी ब्रोगली ने कहा कि हर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, वेव नेचर शो करेगा। तो जो वेवलेंथ निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 2.76 × 10⁻³ -34 मीटर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है इतनी कम है कि उसको मेजर करना या फिर सेंस करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमको बॉल का वेव नेचर शो नहीं होता, वो वेव नेचर शो करता है पर हमको दिखाई नहीं देता, हमको महसूस नहीं होता, क्योंकि जो वेव उसकी होती है या वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है, जिसको मेजर करना आसान नहीं होता। तो ड्यूअल नेचर अब क्या है कि जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ये m, अगर m ज्यादा होगा तो हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। तो अब हमने क्या किया कि जो बड़े पार्टिकल है, जो बड़ी चीजें हैं, बड़े ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेंगे, उनके लिए वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी, तो वो हमको रियली ऑब्जर्व नहीं होगी। तो हमने क्या किया कि जो कम मास की चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो अब लोगों ने स्टडी किया कि क्या इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है या फिर पार्टिकल नेचर शो करता है। पार्टिकल तो है ही इलेक्ट्रॉन, क्या वो वेव नेचर शो करता है। तो अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया या फिर कुछ हाइपोथेसिस की। तो जैसे कि मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर अब स्टडी करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E = EV, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी = EV कह सकते हैं। V क्या है, पोटेंशियल। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन है उसको पोटेंशियल V के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, V पोटेंशियल देके एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी, EV होगी। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv² होती है। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² या फिर ½ p²/m, क्योंकि p = क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ हम m² v² की जगह हम p पुट कर दें, तो उस तरीके से हम यहाँ से ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ½ p²/m। तो यहाँ से अगर हम कहें कि p निकालना चाहें तो यहाँ m को मैं इधर ले जाऊंगा, mev 2mev = p²। तो इस तरीके से p = क्या हो जाएगा, √2mev। तो यहाँ से जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं, डी ब्रोगली ने क्या दिया था कि हमारा जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, h/p होता है। तो मैं लैम्डा निकालूंगा तो h/p क्या हो जाएगा, h/√2mev। यहाँ से 2mev हो गया p, तो यहाँ से h आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा लैम्डा आया, ये h क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद हमको जो लैम्डा की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 1.227/√v नैनोमीटर। ये v क्या है, v है पोटेंशियल, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो वेव नेचर शो करेगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी, हम इस तरीके से उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। अब क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं, हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमको क्या बताया था कि या तो हम पोजीशन बता सकते हैं एग्जैक्टली या फिर हम उसका मोमेंटम बता सकते हैं, पर पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज एक साथ हम इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते। उन्होंने क्या दिया था कि ΔX और ΔP, ये ΔX क्या है, एरर इन पोजीशन, और ΔP क्या है, एरर इन मोमेंटम। तो ये किसके बराबर होता है, h स्टार या h बार के बराबर होता है। ये h/2π, h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ΔX हमने अगर पोजीशन एग्जैक्टली बता दी तो ΔX क्या हो गया, 0 हो गया, एरर इन x 0 हो गया। तो इस तरीके से अगर ये 0 है, ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब p ΔP इसलिए ये इनफाइनाइट होना चाहिए। तो एरर इन p क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और दूसरा केस कंसीडर करें कि हमने ΔP 0 है, मान लो कि हमने अगर मोमेंटम एग्जैक्टली बता दिया, तो उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एरर हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, हम उसको बता नहीं सकते, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो दोनों हम एक साथ नहीं बता सकते, या तो पोजीशन बता सकते हैं सही से या फिर हम मोमेंटम बता सकते हैं। एक बॉर्न हाइपोथेसिस किए थे, बॉर्न एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक जगह लोकलाइज्ड नहीं होता है, किसी भी फाइनाइट रीजन में वो एक जगह लोकलाइज्ड नहीं होता है, वो क्या है, हर जगह घूमता रहता है। तो उसका पोजीशन में जो हमारा एरर होता है वो इनफाइनाइट एरर होता है। वी कांट से कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। तो अब हमने क्या किया, ये हाइंसबर्ग और बोर्न हाइपोथेसिस,
अब एक मॉडल था, जैसे कि हम बताए इलेक्ट्रॉन की बात की है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वेव नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर शो करता है। तो मान लीजिए जैसा कि हम यहाँ पे बताए कि लैम्डा इक्वल टू h/p है। पहला केस कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसीडर, पहला केस कंसिडर करते हैं कि उस केस में क्या है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है वो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का अगर मोमेंटम फिक्स है तो यहाँ से हम देख रहे हैं लैम्डा इक्वल टू क्या है, h/p है, h कांस्टेंट है, p अगर क्या है फाइनाइट वैल्यू है और फिक्स वैल्यू है, तो जो लैम्डा क्या है, लैम्डा हो जाएगा फिक्स। तो जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो वेवलेंथ अब कैसी हो जाएगी हमारी, फिक्स हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो फिक्स होगी। तो इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फिक्स है, और बॉर्न ने क्या कहा था, बॉर्न ने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका हम ये पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो हम ये दूसरी कंडीशन क्या है, बॉर्न को कंसीडर करें। तो यहां से P तो क्या है हमारा, P क्या है, P फिक्स है, फिक्स्ड है। इसमें डेल्टा P क्या है, डेल्टा P 0 है, बट जो डेल्टा x है, डेल्टा x कितना हो गया, डेल्टा x इनफाइनाइट हो गया। डेल्टा x इनफाइनाइट कैसे हो गया, क्योंकि बॉर्न ने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई है तो उसकी पोजीशन हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, उसमें एरर इनफाइनाइट होता है। तो डेल्टा x क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ से कि डी ब्रोगली रिलेशन और बॉर्न हाइपोथेसिस दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमको क्या मिल रहा है, हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव करता है। तो ये पहला रिलेशन हो गया। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी वेरीफाइड लॉ है, हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम क्या देख रहे हैं कि डी ब्रोगली रिलेशन और बॉर्न रिलेशन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम इस रिलेशन को प्रूव कर दे रहे हैं हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इसका मतलब जो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस है कि हर एक मैटर वो क्या करता है, वेव नेचर शो करता है, वो कहीं ना कहीं सही है। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की, जो हम बात कर रहे हैं वेव की, वो ऐसी कांस्टेंट वेवलेंथ के ना होके क्या होती है कि वो क्या होती है, बहुत सारी वेवलेंथ से मिलके बनी होती है, बहुत सारी वेवलेंथ से मिलके बनी होती है। वो एक वेवलेंथ नहीं होती, बट क्या होती है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर इस तरीके की होती है। कुछ स्मॉल वेवलेंथ होती है, कुछ बड़ी वेवलेंथ होती है, इस तरीके की नेचर शो करती है। वो क्या होती है, एक कांस्टेंट वेवलेंथ ना होके एक रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। रेंज ऑफ वेवलेंथ हुई, इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं है। जो लैम्डा है वो कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है, लैम्डा इक्वल टू h/p है। जब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब p कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब डेल्टा p 0 नहीं है, डेल्टा p 0 नहीं है, डेल्टा P 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा P 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि अगर डेल्टा P 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का जो मोमेंटम है, वो पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकल का मूवमेंट वेरिएबल है। तो ये क्या है, इस तरीके से हम क्या शो कर सकते हैं कि जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था डेल्टा x और डेल्टा P, ये क्या होता है कि ना तो डेल्टा x ही 0 होता है और ना डेल्टा P 0 होता है, ये किसके बराबर होता है, h/2π के बराबर होता है। तो ये क्या है, हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डी ब्रोगली रिलेशन और बॉर्न रिलेशन मिला के ये इसको प्रूव करता है। तो इसका मतलब जो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है कि हर एक मैटर क्या करता है, वेव नेचर शो करता है, वो कहीं ना कहीं सही है। इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और इस जो चीज है जो डी ब्रोगली ने बताया कि हर एक मैटर क्या करता है, वेव नेचर शो करता है, उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे क्या है, ये टंगस्टन फिलामेंट है, यहाँ पे इसको क्या किया, लो वोल्टेज की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या करेगा, ये फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम इजेक्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से पास कराया, एक ये क्या है, बॉक्स है जहाँ पे होल कर दिए, कन्फाइंड होल। तो उससे अब क्या होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बीम मूव करेगी। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम को, अब यहाँ क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये क्या है, एक पोटेंशियोमीटर या क्या है, वोल्टेज बैटरी लगा दी, हाई पावर बैटरी लगा दी, जिससे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मोशन के लिए क्या किए,
इसको मूव करने के लिए एक पोटेंशियल लगा दिया जो क्या है वेरिएबल है, जो V वेरी कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, इस V को वेरी कराया था 44 वोल्टेज से लेकर 68 वोल्ट तक। तो और क्या किया, यहाँ पे एक निकल टारगेट जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रही है उसको क्या किया, निकल टारगेट पे आगे पास कराया, निकल टारगेट पे इंसिडेंट कराया। तो अब क्या होगा, निकल टारगेट पे जब इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी तो क्या होगा, स्कैटरिंग होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग प्लेन्स हैं, एटम्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम का स्कैटरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन बीम का स्कैटरिंग होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगी, अलग अलग जगह हर एक डायरेक्शन में ये बीम जाएगी। अब क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में बीम जाएगी तो बहुत सारी वेव्स जाएंगी। तो अब क्या है, ये एक डिटेक्टर लगा दिया जो भी यहाँ से स्कैटरिंग के बाद, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटरिंग के बाद यहाँ पे जाएगी तो इस जगह क्या लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया, जो क्या करेगा, इंटेंसिटी और करंट को मेजर करेगा। इंटेंसिटी और करंट को मेजर करने के बेसिस पे वो क्या बताएगा, वहां से ये पता चलता है हमको कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है वो किस इंटेंसिटी का है, इलेक्ट्रॉन बीम किस इंटेंसिटी का है, तो वहां से हमको ये पता चलता है। तो वहां से इसके बेसिस पे ये क्या हुआ कि ऐसा एक एंगल था 54 वोल्टेज, 54 वोल्ट यहाँ पे जो सप्लाई 54 वोल्ट थी, और जब थीटा इक्वल टू 50 पे जब एंगल 50 डिग्री था वहां पे क्या हुआ, एक हाई इंटेंसिटी पीक मिला। तो उससे क्या है, उसका मतलब हो रहा था वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। जैसे कि यहाँ से बहुत सारे क्या है स्कैटरिंग के बाद वेव्स निकल रहे हैं, तो वो क्या होगा, उनका इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, एक हाई इंटेंसिटी पीक मिलेगा। तो हाई इंटेंसिटी पीक कहाँ पे मिल रहा था, 50 डिग्री सेल्सियस पे मिल रहा था, 50 डिग्री पे मिल रहा था, और वो 54 वोल्ट पे मिल रहा था। तो 54 वोल्ट पे, तो अब उसको क्या किया, उसको जो स्कैटरिंग वाला ये हमारा ये क्या था, ये हमारा हाई इंटेंसिटी पीक था या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न ये था। तो उस इंटरफेरेंस पैटर्न को बेसिस पे हमने क्या किया, ये जो लैम्डा है या वेवलेंथ है वो निकाला इंटरफेरेंस पैटर्न के बेस पे। तो वो कितना निकल के आया, एक्सपेरिमेंटली ये वेवलेंथ निकल के आया 0.165 नैनोमीटर। एक्सपेरिमेंटली इस सेटअप के थ्रू जो वेवलेंथ निकल के आया वो कितना निकल के आया, 0.165 नैनोमीटर। बट हम क्या किए हैं, पहले ही इसको इस तरीके से हम निकाले थे, लैम्डा इक्वल टू h/p, ये डी ब्रोगली के बेसिस पे, हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम क्या निकाले थे, लैम्डा इक्वल टू निकाले थे 1.227 बाई √v नैनोमीटर। तो अगर हम ये 54 वोल्ट v इक्वल टू 54 वोल्ट डालें इस इक्वेशन में 1.227 बाई √v, तो हमको क्या मिलता है, 0.167 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ आती है वो कितनी आती है, 0.167 नैनोमीटर। हमारी वेवलेंथ कितनी आती है, 0.167 नैनोमीटर। तो अब ये वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.165, ये इसके बहुत करीब है। तो इससे क्या होता है, ये प्रूव होता है कि जो डी ब्रोगली का रिलेशन है, डी ब्रोगली का रिलेशन हाइपोथेसिस है, तो उसने जो कहा था कि हर एक मैटर वो क्या करता है, डुअल नेचर शो करता है। वो उसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। बट फर्क क्या है कि हम कभी कभी वेव नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कभी कभी पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट दोनों नेचर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यहाँ समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर एटम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।